अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 108 स्टार्ट करते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली फ्रेमवर्क स्टार्ट नहीं हो सका आज। वैसे मेरा बेटा अजीब बात है यार, आप लोग आगे से क्रॉस फायर ना किया करें, खामोशी से बात सुना करें जो की जाए। फ्रेमवर्क मेरा इरादा ये था कि मैं मतलब जो पार्ट 2 बनाते हैं ना, आधे पौने घंटे का होता है, उसमें मैं फ्रेमवर्क में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करवा दूंगा और इसकी कुछ थ्योरी पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर पढ़ते गए मैंने कहा इसको साइड पे कर ही दें। देखो 107 लेक्चर्स का जो पढ़ा हुआ है ना, अगर मैं ये रीड करके यहाँ से नहीं गुजारूंगा चैप्टर, तो आपको 108वें लेक्चर में ये लगेगा शायद 107 में सब में ही कुछ नहीं पढ़ा। बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार इतनी थ्योरी है, इसका क्या करना है, ये क्वेश्चन जहन में होता है। तो मैं इस थ्योरी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरी है उसमें आपको आइडेंटिफाई करता गया हूँ रीड ऑनली और इम्पॉर्टेंट रीड ऑनली। रीड ऑनली का मतलब है आज आके एक बार पढ़ लेना है आपने, कोई क्वेश्चन तो कल पूछ लेना है। और इम्पॉर्टेंट रीड ऑनली पॉइंट्स वो हैं कि जो आपने आज भी पढ़ने हैं और जब कभी रिवीजन करनी है तो उनको फिर दोबारा पढ़ लेना है। बाकी कुछ पढ़े ना पढ़ें वो तो एक बार इस दफ़ा आज पढ़ के आपने साइड पे कर देना है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी को ज़रा गो थ्रू करते करते पूरा लेक्चर ही लग गया। अब कल का दिन फ्रेमवर्क पे लगेगा, होपफुली एक दिन काफ़ी होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा भी तो वो इंशाल्लाह जो है वो हम कवर कर लेंगे। अभी हमारी क्लासेस के दिन तो कुछ बाकी हैं। कल से मेरा प्लान ये है कि आपकी रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्स्ट्रा क्लास तो होगी, एक्स्ट्रा क्लास होगी। और कल अगर सर अदनान ने टेक्स्ट ख़त्म कर दिया तो कल अगर ख़त्म कर दिया तो परसों से फिर हम ये डबल क्लास कर लिया करेंगे, सुबह वाली भी। और हमने उसमें करना क्या है, फ्रेमवर्क ख़त्म हो जाएगा तो सिलेबस तो हमारा भी एक तरह से ख़त्म है, लेकिन असल में तो ख़त्म नहीं है, कुछ चीज़ें छोटी मोटी रहती हैं। फिर मेरा प्लान ये है कि मेरा दिल ये है कि कोई मतलब ऐसा सवाल किसी टॉपिक का जो करवाना है और वो नहीं हुआ, अगर वो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लूँ तो एक तो वो टॉपिक थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, दूसरा उस टॉपिक की जो चीज़ें रहती होंगी छोटी मोटी वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस पे 2 दिन लगें, 3 लगें, 4 लगें, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी ये चलेगा काम, ठीक है। तो अभी सर ने तो मैंने आज पूछा तो कह दिया सर कल या परसों, तो अल्लाह करे कल में ही सर हो जाए ख़त्म सर का, मैं उनसे बात भी करूँगा। तो सुबह में अगर ये क्लासेस कंबाइन की जाएँ तो किसी बच्चे का कोई क्लैश तो नहीं है। वैसे होंगी तो रिवीजन क्लासेस, किस चीज़ का क्लैश है, बी लॉ? अच्छा चलें ठीक है, आपको फिर वो वाला हिस्सा हम रिकॉर्डिंग में दे दिया करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि रिवीजन है, अब इसको ऐसे ही चलाना है हमने। इसमें ये होगा, प्लीज़ बेटा, कि जैसे अब कोई क्वेश्चन, वैसे अब ईपीएस में सारे सवाल कर लिए थे, लेकिन एक पीच ट्री वाला सवाल था, मुझे याद पड़ता है, मुश्किल सवाल था लेकिन उसका सलूशन दिया। इस तरह का वो सवाल लेट से वो करवा दूँ, कोई एक आधा और रिसेंट टाइम का सवाल जी, वैसे रिसेंट टाइम हमने सारी कर ली है तकरीबन, ठीक है, तो उसका सवाल हो गया। अब उस सवाल होने से टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है, जो कमी बेशी रहती है जहाँ जहाँ वो पूरी करनी है हमने। कोई नई चीज़ तो होगी नहीं, नई चीज़ तो कल हमने नॉर्मल क्लास में पढ़ के उसको वारिग कर देना, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर अब रेगुलर बेसिस पे हम ज़ोहर से बाद जो है वो असर तक नॉर्मली क्लास किया करेंगे। ये बढ़ा भी सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा दिल यही है कि अब 4-5 तारीख तक, यानी कि 3-4 दिन में हम ये चीज़ ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो ज़्यादा आगे लेंथी ना हो। अगर सर ने टेक्स्ट में आपको 7 को बुलाया होगा तो फिर 6 तक मैं ये चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं वो रिवीजन के लिए भी नहीं बुलाऊंगा, बेसिकली ये रिवीजन ही हम तोड़ के कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि 7 को फिर आप अगर टेक्स्ट लें तो उसके बाद फिर आपकी छुट्टी हो, आप घर बैठ के पढ़ें। तो अब ये जिस तरह से मैं प्लान करूँगा, मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा, मशवरा नहीं लूँगा आपसे, आपको मैं कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है ना। बस आपने कोशिश करके उसको आपने अबाइड बाय करना है, ठीक है। तो जैसे ही मौका मिला, 2 दिन मिल गए, 3 दिन मिल गए, सुबह में डबल क्लास वो 7:15 से ये 11 बजे तक कर लिया करेंगे, 7:30 से, यानी कि जो भी टाइम बनता है FAR 2 की क्लास से पहले पहले, ठीक है ना। तो वो तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे यहाँ मिल जाया करेंगे। इसमें सिर्फ हमने बेटा रिवीजन करनी है। खूब पुराने जैसे PPE का कोई नोट का एक सवाल जो रहता होगा वो करवा दूंगा, उससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, सवाल रहता होगा वो भी हो जाएगा। इस तरह के कोई काम जो है वो अब मैं आइडेंटिफाई करूँगा। आज मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी इसलिए नहीं रखी है, FAR 2 की भी छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास होगी, उसके बाद फिर मैं आज बैठ के तैयारी शुरू कर दूंगा। तैयारी का मतलब ये होता है कि मैं अब हर टॉपिक को बैठ के देखूंगा कि उसमें कोई छोटी मोटी चीज़ किस में रहती है, किस में जो है वो गुंजाइश रहती है। जैसे अब IA 16 है,
उसके अंदर सम ऑफ ये डिजिट मेथड नहीं करवाया, हालांकि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन किसी MCQ में आ जाए एक चीज़ रहती है तो वो तो रहती है ना, ठीक है। ओवरऑलिंग कॉस्ट का एक पॉइंट है, वो किताब में डला हुआ है, उसकी एग्जांपल रनिंग टॉपिक में रह गई थी। ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीज़ जो है वो पेंडिंग, आप लोगों ने भी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिस बच्चे ने सारी पेंडेंसीज लिखी हैं किसी एक सफ़े पे, है कोई इस क्लास में मेरा ऐसा बच्चा जो मैं कहता था ये पेंडिंग है लिख लो, ये भी मेरे साथ शेयर कर लेना। अब वो हर टॉपिक को मैं बैठ के तसल्ली से देखूंगा तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उनमें से कोई पता नहीं चलता कि पर्चे के अंदर वही चीज़ आई हुई हो। तो इसलिए आप लोगों ने सिर्फ, आप लोगों का जिम्मे और कुछ नहीं है। वैसे आप अपनी तसल्ली करना चाहें तो ICAP कहता है मैं अपनी किताब से और सिलेबस से बाहर नहीं जाता, तो अब ICAP की किताब उस टॉपिक की देख लिया करना। मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह प्लान शेयर कर दूंगा कि किस किस दिन हम कौन कौन सा टॉपिक किया करेंगे ज़रा, ताकि आप भी कुछ पढ़ना चाहें, को आपकी क्यूरीज हों तो आप वो भी देख लें, ठीक है ना। तो अब ये कोई अलग से रिवीजन क्लास नहीं होगी, हमारी रनिंग क्लासेज ही हैं, बस उसी के अंदर हमने जो है वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। कोई रिवीजन का नाम भी नहीं देना चाहिए, ये नॉर्मल क्लासेज हैं, ये लास्ट नॉर्मल क्लासेज हैं जिसके अंदर हमने चीज़ों की जो गैप्स हैं उनको फिल करना है, ठीक है। आपने बस इतना करना है, अपनी तसल्ली के जो मर्ज़ी करें। आप ICAP की किताब पकड़ के सारी पढ़ लें, ये किताब रिसेंट वाली पढ़ लें कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है सिलेबस में लिखी हुई हो और यहाँ ना की हो या किताब में हो, वो अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये कोशिश मैंने तो करनी है, मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि जब तक मैं कहूँ ना आपने घर नहीं जाना, बस, ठीक है ना। वैसे भी सरद नान ने शुक्र है क्लास रख ली हुई है एंड पे, तो कुछ उस वजह से भी शायद रुक ही जाएँ। उसके पहले मैं कोशिश करूँगा कि हम जो सारे काम हम कर लें। बाकी मेरे उस्ताद है ना, उसकी तसल्ली कभी भी नहीं होती, तो आखिरी क्लास में भी आपको ये कह दूँगा, अगर कुछ बाद में जहन में आ गया तो मैं रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन पे वो अपलोड करके मैसेज कर दूँगा। लेकिन वैसे उम्मीद है जहाँ तक हो सका उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपने बस इंश्योर ये करना है कि आप प्रेजेंट रहें, ठीक है। हाँ, मैं दोनों क्लासेस को एक्स्ट्रा क्लास में कंबाइन कर दूंगा ना, मतलब सुबह अगर करेंगे और शाम में करेंगे तो कंबाइन क्लास जो है वो हम करते रहेंगे, ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। बस आप लोगों ने हिम्मत करके आना है, बैठना है, जो काम करवाया जाए वो करना है, बाकी और आपसे कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। टाइमिंग का जितना काम होगा आपके आखिरी 4-5 दिन है, इसमें अब मैंने FAR2 को नॉर्मल रूटीन में चलाना है, फोकस मेरा इस वक्त आपके ऊपर ही है, तो वो जितना ज़्यादा बैठ सका करेंगे, हम बैठ जाया करेंगे, कोई नहीं, ये एक हफ़्ता ही है। सुबह की क्लास में वैसे आपने किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, वो टेक्स्ट की क्लास थी, मैंने इसीलिए वो ले लेना है। और ज़ोहर के बाद हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। कल क्या है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे है, तो बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, मेरे ख्याल में ये 4 दिन में होपफुली हम एक्स्ट्रा क्लास शाम वाली करके, और सुबह में भी अगर सर ने दे दिया डबल तो वो करके हमारा काम चल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें फिर अलग से 1-2 दिन मिलने के लिए और कोई अलग काम करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ मोटा मोटा प्लान शेयर कर दिया है, बाकी इंशाल्लाह फिर जो चीज़ें हैं वो साथ साथ बताता भी रहूँगा, ठीक है। आज थोड़ी सी हिम्मत करके आप लोगों ने ये रीडिंग मेरे साथ करनी है, थोड़ी हिम्मत। टेस्ट जी बिल्कुल अभी बना के आ रहा हूँ, मैं रात को भूल गया था तो मैं थोड़ा लेट भी इसीलिए क्लास में आया हूँ। टेस्ट बन गया है, टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, NPO का टेस्ट है, वो भी इंशाल्लाह कल की एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। आज टेस्ट दे लेना तो कल की एक्स्ट्रा क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज मैं सर को इंशाल्लाह तैयार कर लूँगा कि सर अल्लाह करे कल ख़त्म कर दें, तो परसों से, कल तो हमारी शाम वाली नॉर्मल रिवीजन क्लास होगी ना, एक्स्ट्रा वाली, मतलब जोहर के बाद आपकी क्लास होगी, टाइम मैं बता दूंगा कल इंशाल्लाह आप, ठीक है। और परसों से अल्लाह ने चाहा तो सुबह भी हम 2-3 घंटे पढ़ लिया करेंगे और जोहर के बाद भी 2-3 घंटे पढ़ लिया करेंगे और रिवीजन्स करेंगे, टॉपिक्स में जो कमियां बेशी हैं वो पूरी करेंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क के बाद अब ये टॉपिक ख़त्म है, आप पूरा चैप्टर अभी पढ़ेंगे। सवाल हमने कर लिए हैं जो करने वाले थे, जो एक्स्ट्रा हैं उनमें आपको मैं, खामोश रहें प्लीज़, उनमें आपको मैं लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, डिस्कशन वाले ना हुए तो पूरा सवाल दिखाना हुआ आपको तो वो लेक्चर्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बस वो एक नज़र मैंने खुद देखने हैं, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स आपको पता है चेंज हुए हैं स्टैंडर्ड्स के आने के बाद, तो वो कोई वीडियो अगर आपको रेफ़र करूँगा भी तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको गाइडेंस भी दूंगा कि जी इसके अंदर फ़लाँ काम जिस तरह से हुआ है वो चेंज कर देना है, बाकी सब वैसा ही है, तो वो एक नज़र मुझे देखना भी पड़ेगा, तो मैं देख के आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। पेज नंबर 832 पे आ जाएं जल्दी से। इंट्रोडक्शन को रीड ऑनली करना है। रीड ऑनली मैं आपको बताता चलूँ वो होगा जो आपने आज एक बार कर लेना है, उसके बाद बेशक दोबारा ना पढ़िएगा, ठीक है। या कोई इंपॉर्टेंट बात लग जाए तो उसको अंडरलाइन कर लेना, हर बार नज़र डाल लेना, ठीक है।
पर मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता देना है। उस इम्पॉर्टेंट रीड ऑनली होगा, वो भी रीड ऑनली, याद कुछ भी नहीं करना। वो इम्पॉर्टेंट रीड ऑनली का मतलब ये होता है कि जब भी रिवीजन पे बैठो आपने उस सफ़ों को घूमते हुए ना उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को एक नज़र डाल लेनी है। बाकी को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होता है। लेकिन ये तब हो पाएगा, ये कॉन्फिडेंस से छोड़ना भी तब होगा बाकियों को जब आज एक बार पढ़ लेंगे। तो आज का पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगा एंड पे आके, मैंने कहा यार सारा लेक्चर हमने क्या किया यार, सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहे। लेकिन फिर एक क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में होता है, इतनी थ्योरी है, इतने सफ़े हैं, इसमें से क्या याद करना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ अगर गो थ्रू में नहीं करवाता ना तो 107 लेक्चर्स की हुई मेहनत सारी आपको यूँ लगती है कुछ किया ही नहीं हुआ। एक बात कर रहा हूँ, नेचुरल होता है, कॉन्फिडेंस का लेवल वो आता ही नहीं। हालांकि हर टॉपिक की हर चीज़, पास्ट पेपर्स आपने किए, MCQs की, आपको सब कुछ आता है। लेकिन एक ये लेक्चर अगर मैं बचाने की खातिर आपको गो थ्रू ना करवाऊँ तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये बात रहेगी कि पता नहीं इसमें से क्या आ जाए, पता नहीं इसमें से क्या करना है। NPO तो हमने किया ही नहीं है, हालांकि NPO हमने पिछली दफ़ा से ज़्यादा कर लिया हुआ इस दफ़ा ऑलरेडी। तो ये आज का दिन एक्स्ट्रा लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और कल से जो सवाल इसमें होगा मैं उसको लूँगा, लेकिन आज मैंने ये सारी थ्योरी गो थ्रू करवा दी है, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी काम ऐसा है जो सिर्फ मैंने कहा है कि ये आपने रीड करना है, पर वो आपने आज मेहनत करके, आज एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है, ये मौका है आपके पास कि आप इसको एक दफ़ा देख लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ये 2-3 दिन ही है आपके पास, उसके बाद फिर आप लोगों ने घरों को चले जाना है, मैंने घर को चले जाना है अपने, बस फिर सवाल के सवाल ही रह जाएंगे, जवाब नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मौका, कोई व्हाट्सएप नहीं जी, अच्छा जी, नहीं, ओके, अच्छा जी, नहीं, इंट्रोडक्शन प्लीज़, इररेलेवेंट टास्क नहीं करनी, ओके। काम ज़्यादा है, वक्त कम है, टेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा लेट भी आया हूँ, और अब ज़रा क्विकली इन चीज़ों को देखें। NPO आर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली विदाउट ट्रांसफरेबल ओनरशिप इंटरेस्ट, ठीक है जी। ऑपरेटिव एक्सक्लूसिवली फॉर ब्ला ब्ला, पढ़ना है इसको एक बार, ये रीड ऑनली है, ठीक है ना, ये रीड ऑनली है, पढ़ना है आपने कि ऑर्गेनाइजेशन NPO होती क्या है। फिर ये कंपनीज भी हो सकती हैं, ट्रस्ट भी हो सकते हैं, सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं फॉर्म्ड अंदर। ये एक दफ़ा पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होगा, हो सकता है कोई MCQ ऐसा आ जाए जिसमें वो लिख दे NPO में भी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और एक आधी चीज़ और एक्स्ट्रा डाल दे और कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो एक नज़र पढ़ा होता है तो जहन में रह जाता है, इसलिए रीड ऑनली करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो NPO कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनी भी के तौर पर रजिस्टर भी कर सकते हैं, इसको ट्रस्ट के तौर पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट सीकिंग होती हैं उनका तो मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट ही मकसद होता है, लेकिन इनका ये मकसद नहीं होता। फिर NPO की इनकम्स, NPO have incomes which they raise and costs which must be paid just like other organizations, although profit is not their objective, but they have to account for their incomes and costs। हम यही तो कर रहे थे इतने दिन से, वो कह रहे हैं कि नो डाउट इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन इनकी इनकम्स भी होती हैं, इनके एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो हमें अकाउंट फॉर करने पड़ते हैं, ठीक है। NPOs are accountable for their effectiveness, economy, blah blah. Revenues of NPO normally arise from donations, government grants, amount collected through contributions, membership, fundraising, sale of goods, rendering of service, used by other NPO, used by others of NPO resources। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये सारे पढ़े हुए हैं क्या। इनकम में क्या होता है जी, डोनेशंस, क्या होता है जी, मेंबरशिप फी, क्या होता है जी, फंड रेजिंग इवेंट हुआ, क्या होता है जी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, क्या होता है जी, रेंडरिंग ऑफ सर्विस के अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फी ले रहे हैं, ठीक है। या NPO ने अपना कोई बिल्डिंग, टेस्ट में भी हो सकता है, देखें आप, अपनी बिल्डिंग का कोई हिस्सा उन्होंने रेंट पे दे दिया है, तो अब उनको वहाँ से रेंट आ रहा है, या पैसे बैंक में रखवा दिए हैं उससे इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कोई पैसे इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स में, तो ये इनकम्स के कुछ सोर्सेज उन्होंने एक लाइन में बताए हैं, ठीक है ना। रीड ओनली वंस ये रीड करना है आपने। Some accounting rules are as relevant to NPO as to profit oriented. For example, requirement relating to inventory, non-current asset, recognition of revenue. However, some areas might be completely irrelevant. For example, earnings per share. EPS पढ़ा है आपने? NPO पे EPS अप्लाई होता है? नहीं, बस वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें तो उधर इधर एक जैसी हैं, एसेट इधर भी हैं, उनके पास भी है, नॉन करंट इन्वेंट्री वगैरह, ये सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हैं, जैसे अर्निंग पर शेयर, इनकी तो अर्निंग पर शेयर नहीं ना होती, ठीक है। तो ये क्या था, सिर्फ रीड ऑनली। इसको आपने, मैंने ज़रा क्विकली रीड ऑनली किया है, आपने इसको एक दफ़ा ध्यान से
पढ़ लेना है। इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं निकलेगी, और कोई निकलती है तो इसलिए तो कह रहा हूँ रीड ऑनली करो, कि मैंने यूं गुजारा नज़र से, मुझे नहीं कोई ऐसी चीज़ लगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मैंने नहीं की, लेकिन आपकी नज़र में कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है तो आप बेशक पूछिए, लेकिन ये कल तक पूछेंगे, यानी आज कर लेंगे, कल से टाइम नहीं मिलना। कल से मैंने आपके साथ प्लान शेयर कर देना है कि जी अब आपने IS 16, 36 और ये 2-3 स्टैंडर्ड्स, भाई इसको देख लेना, कल इसको हम देखेंगे, फिर अगले दिन के लिए 3-4 टॉपिक्स जी ये देख लेना, फिर हम उनको देख रहे होंगे, फिर उस अगले दिन, इस तरह से करके हमने चलना है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये टाइम आज ही है, इसको लाजमी पढ़ना है। नेक्स्ट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, एक बार पढ़ के देख लो, हमें पता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को यहाँ रिप्लेस करके इनकम एक्सपेंडिचर बना लिया था। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बजाय यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट आता था। इक्विटी या शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स की बजाय यहाँ पे नेट एसेट्स, नेट एसेट आता था ना। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी की बजाय स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बनती थी। स्पेसिफिक रिजर्व्स जो वहाँ होते थे, यहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कह दिया जाता है। फ़ी को यहाँ सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं। ओनर शेयर होल्डर की जगह यहाँ पे ट्रस्टीज होते हैं, स्पॉन्सर्स, डोनर्स होते हैं, ठीक है। अब ये एक बार पढ़ने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, ठीक है, बस एक बार पढ़ लिया, उसके बाद मैंने इसके साथ कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगाया। एक MCQ भी हमने किया था, ये उस वक्त का हाईलाइट किया हुआ, मैंने छेड़ा नहीं, ठीक है। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, असल में ना ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, SECP, जो कंपनीज़ को रेगुलेट करता है, उसको ये ज़रूरत महसूस हुई कि NPOs बहुत बढ़ती जा रही हैं, तो NPO के स्टैंडर्ड्स कोई हमारे पास हैं नहीं, हमारे मुल्क के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं इतने दिनों से डोनेशन मिल गया बिल्डिंग के लिए, डोनेशन मिल गया स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं ना। अब हर मुल्क के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो SECP ने ICAP को कहा कि हमें स्टैंडर्ड्स बना के दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हैं, किसने इशू किए हैं? ICAP ने। एक MCQ भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये भी रीड ऑनली है, एक बार पढ़ लिया बस याद रह जाएगा। वैसे तो आपको पहले ही पता लग गया था MCQ, देखो ना, अब एक बार आपने MCQ में देखा था कि ये किसने इशू किए हैं, ICAP ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO। तो बस अब आपके जहन में है, याद क्या करना है, याद रखना है बस। इसको फर्क है ना थोड़ा सा, याद करने में और याद रखने। याद रखना है इन चीज़ों को, याद करना नहीं है इनको, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है उसको भी मैंने कहना है आपको कि हर बार रिवीजन करते उसको पढ़ लो, ताकि वो याद रखना और पक्का हो जाए। ज़रा याद करना कुछ नहीं है, रट्टा कुछ नहीं लगाना, कुछ होगा तो मैं खुद बता दूंगा कि यार इस चीज़ को याद कर लो, ओके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO, हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज ASNPO, के हम आगे स्टैंडर्ड में इसका नाम ये यूज़ करेंगे। एंड एज पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन डायरेक्टिव्स, ASNPO इज एप्लीकेबल टू एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट के अंडर जो NPOs रजिस्टर्ड हैं उन पे ये स्टैंडर्ड्स लगते हैं, ठीक है। ASNPO is applicable to NPO registered and company law. It is compulsory for such NPO to comply with the requirements of these standards in addition to requirements of applicable financial reporting. IFRS यानी कि वो कह रहा है अगर IAS 16 लगना है ना उनके PPE पे, उससे एडिशनल यहाँ पे अगर कोई हमने जो है वो PPE के बारे में बात कही है तो वो एडिशनली उसके साथ भी कंप्लाई करें, ये मतलब होता है, ठीक है ना। बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बड़ी NPOs जो होती हैं, in case any requirement of accounting standard for NPO is or are inconsistent, the requirement of IFRS shall prevail। कहते हैं जब टकराव हो जाएगा तो IFRS को यहाँ पर, अव्वल तो ये बनाए गए हैं इसी हिसाब से बनाए गए हैं कि कोई उधर लिखी हुई बात इधर से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, वो वैसे ही चलते रहे। इन केस को कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो कहते हैं IFRS बहरहाल बड़े हैं हमारे से, ठीक है, उन्हीं की बात को माना जाएगा, ओके। NPOs other than companies are also recommended to prepare financial statements in accordance with, कहता है जो कंपनीज के तौर पे NPOs रजिस्टर्ड हैं उनके अलावा वाली NPOs को भी हम रेकमेंड करते हैं कि वो इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वगैरह बनाया करें। बड़ी बात है जी, रीड ओनली कर लेना, ठीक है। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, अब ये भी बिल्कुल रीड ओनली है। रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? वो ये कहते हैं कि जी रिकग्निशन करनी है तो आपको पास कोई रीज़नेबल बेसिस होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट हो। फिर एसिड के केस के अंदर अलग रूल्स हैं, मतलब उसमें आपने देखना है कि आपको कौन से रिसोर्सेज आ रहे हैं, यानी कि ये ना असल में कुछ बातें फ्रेमवर्क जैसी यहाँ पे यूज़ हुई हैं। फ्रेमवर्क के अंदर जाके पढ़ाऊँगा, फ्रेमवर्क जो कल पढ़ना है ना, उसका एक मकसद ये भी होता है कि आपके स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ जो होती हैं उनको हेल्प करते हैं फ्रेमवर्क हेल्प करता है, वो उसकी हेल्प से हम ये स्टैंडर्ड्स बना रहे होते हैं, स्टैंडर्ड बनाने वाले उनसे हेल्प लेते हैं। तो ये उस वाली कुछ बातें यहाँ नज़र भी आएंगी आपको, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन मीन्स रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ आसानी के लिए, ठीक है ना। ओके, किताब कहाँ है तुम्हारी? बस जो निशान लगने हैं वो फिर मैं लगवाओगे तुम, और अगर ये ना लगवा भाग गया फिर रह गए ना तुम।
और जाग रहे हो रेड शर्ट वाले भाई, आप जाग रहे हो खुली आंखों के साथ, सेकंड रो, ओके, अच्छा अच्छा जी, फीमेल स्टूडेंट सब जाग रहे हैं ना? हाँ बेटा, सब जागने वाले बच्चे साथ वालों का ख्याल रखें, कोई हमसाया किसी का सोने ना पाए। आज मुश्किल वक्त आप पे आन पड़ा है, मैं समझता हूँ आपके जज्बात को। इरादा यही था कि हाफ में फ्रेमवर्क के अंदर एक कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार करवाया जाता है, हर उस्ताद करवाता है, बच्चा नहीं करता, तभी तो लास्ट टाइम चोट लगी, 4-5 नंबर का वही वाला सवाल वैसे ही आया हुआ था। खैर, तो मेरा दिल था वो करवा दूंगा, ज़रा थोड़ी रौनक लग जाएगी, लेकिन फिर यही करते गए। तो पता है आप पे आज मुश्किल वक्त है, थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत। हर मुश्किल के बाद आसानी है, कोई चाय शाय कोई नहीं है। पढ़ने आते हो पढ़ो चुप करके, खबरदार किसी ने नाम भी लिया। Recording is the process of including an item in financial statement of an organization. The recording criteria under accounting standards for NPO, AS/NPO बोलूँगा मैं भी, इतना लंबा क्यों बोलूँ? The recording criteria under AS/NPO are as follows. The item has an appropriate basis of measurement and reasonable estimate can be made of amount का अंदाज़ा हो. Items involving obtaining economic benefits यानी asset. It is probable that such benefits will be obtained, आएंगे, come. And for items involving giving up economic benefits यानी कि liabilities की केस की बात कर रहे हैं, it is probable that such assets will be given up यानी कैश या कोई चीज़ हमने दी है, ठीक है, such benefits. The recording criteria provide general guidance on when an item is recorded in financial statements. Professional judgment is required to consider the specific circumstances to identify whether any particular item is recorded or not. कहता है कि ये क्राइटेरिया जो है ना, ये जनरल गाइडेंस देते हैं। बहरहाल आप प्रोफेशनल्स जो हैं, आपकी जजमेंट, आप प्रोफेशनल्स की जजमेंट फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जनरल गाइडेंस हम देते हैं, फिर भी प्रोफेशनल बंदे का, आप सीए करके बैठे हों तो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट भी तो कोई चीज़ है, आप प्रोफेशनल हैं तो वो कह रहे हैं, उसको भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना? ये गाइडेंस है, लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट फिर भी जो है वो रिक्वायर्ड है टू कंसिडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे जनरल बात की गई है, कुछ स्पेसिफिक केस अगर सामने आ जाए तो आप है ना, आप खुद से जजमेंट अपनी यूज़ करके, प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करके इसको जो है वो देख लीजिएगा। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? रेवेन्यू इज जनरली, ये रीड ऑनली वाला है, रीड ऑनली वाला है, ठीक है ना? Revenues are generally recognized, recorded when performance is achieved. Number 1. And number 2, reasonable assurance regarding measurement and collectability of consideration exists. ठीक है, यानी पहली बात क्या है, परफॉर्मेंस अचीव होगी, यानी आपने जो काम करना था वो कर लिया है, और रीजनेबल एश्योरेंस है रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्टेबिलिटी, यानी कि आपने जो करना था वो भी कर लिया, जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो आप एस्टीमेट लगा सकते हैं, और आपको उम्मीद है कि ये पैसे आपको मिल जाएंगे, तो रेवेन्यू क्या कर लेना, रिकॉर्ड, ठीक है जी? यही कि आपने जो काम किया है उसके अगेंस्ट आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। आपने जिम सर्विसेज दी हैं 1 महीने की, कितने पैसे लेंगे? 1500 जी, हमने रखा हुआ है, यही सर्विस चार्जेस हैं हमारे, तो बस वो रीजनेबल मेजरमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने किसको हाईलाइट किया है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है, व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। अगली बात तो फिर जाहिर सी बात है, कोई अमाउंट होगी तो रिकॉर्ड करोगे, और कलेक्टेबिलिटी की उम्मीद है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं रेवेन्यू, लेकिन इससे हट के इंपॉर्टेंट बात यहां पे सिर्फ क्या है, व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड। अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, डोनेशन है ना, को बोलो। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब कोई पाबंदी नहीं है, इसने क्या बनना है, इनकम। लेकिन यहां पे अब स्टैंडर्ड ये लिखता है कि देखो रेवेन्यू का मतलब ये है हमने कोई गुड या सर्विस डिलीवर की, उसके अगेंस्ट पैसे आए, ऐसे ही है ना, रेवेन्यू तो उसी को कह रहे हैं ना। लेकिन जो डोनेशन होता है उसमें हमने कोई रेसिप्रोकल नहीं किया होता काम। रेवेन्यू क्या है, फी फॉर सर्विस क्या है, आपने सर्विस, मेंबर ने सर्विस ली बदले में पैसे दिए, या एनपीओ ने पैसे रिसीव किए बदले में सर्विसेज दी। एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोनेशन के केस में एनपीओ ने पैसे रिसीव किए, बदले में डोनर को क्या सर्विस दी, कोई सर्विस नहीं होती, मतलब कोई सर्विस नहीं, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता, ठीक है। मतलब वैसे प्रॉमिस ही होता है कि ये फलां जगह यूज कर लेना, लेकिन उस बंदे को क्या फायदा दिया, ठीक है। तो यहीं पर लिखा हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन टू एनपीओ डू नॉट नॉर्मली अराइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, डू नॉट नॉर्मली अराइज फ्रॉम
सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, क्योंकि आपने गुड्स बेची हैं तो डोनेशन मिला है, नहीं वो तो फिर पैसों की चीज़ बेची है। आपने कुछ सर्विसेज दी हैं तो डोनेशन मिला है, भाई वो तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन इनकम हुई है। कहते हैं नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसने अनरिस्ट्रिक्टेड की बात की है कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो नॉर्मली सेल ऑफ गुड रेंडरिंग ऑफ सर्विस से राइज नहीं होते। कॉन्सिक्वेंटली परफॉर्मेंस अचीवमेंट, परफॉर्मेंस इज अचीव्ड पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। और यहां क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस अचीवमेंट इज जनरली नॉट रेलेवेंट, ठीक है ना। यहां पे ये नहीं कहेंगे जो आपने जो करना था वो कर लिया, नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड तो वो सीधा इनकम में डालते हैं ना। अब बोलो, रिस्ट्रिक्टेड को तो फिर हम कहते हैं अभी लायबिलिटी बनाओ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो रिस्ट्रिक्शन पूरी होती जाए वैसे वैसे इनकम बनाते जाओ। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड क्या था, सीधा इनकम में, तो यही लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस अचीवमेंट इज जनरली नॉट रेलेवेंट इन केस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशंस। कोई परफॉर्मेंस नहीं करने देगा, यार ये पकड़ो पैसे भाई आपके हैं, करो इस्तेमाल, ठीक है। तो कोई परफॉर्मेंस हमने नहीं करनी थी, तभी तो वो जनरल है। अगर परफॉर्मेंस हो तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, उसको फिर लायबिलिटी बना के फिर इनकम बनाते हैं। ओके, खैर, टू द रिकॉग्निशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट सच रेवेन्यूज आर जनरली रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड और रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल होने पर भी इनकम रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन उसके लिए आगे जाके कुछ शर्तें हैं। क्या मतलब, हमारी एनपीओ थी, हारून साहब आए और आके कहा कि जी मेरी तरफ से एक फंक्शन हो रहा था, कहा जी मेरी तरफ से आप जल्जा जदगान की जो हेल्प कर रहे हैं, मेरी तरफ से 10 लाख रुपए इमदाद है, ठीक है। अब अगर तो हमें इसकी शक्ल देख के लगा, शक्ल देखने का मतलब ये होता है कि पास्ट में भी हमारा ये डोनर रहा है, हमें उम्मीद है, इससे पहले भी ऐलानात होते हैं पैसे, इसको ऐसे प्लेज कहते हैं बाय द वे, आगे पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना, प्लेज, ठीक है, ये एक वादा, ये बड़ा खतरनाक होता है, इसके ऊपर शर्तें ज़्यादा लगाई हुई हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए। बहरहाल इसने कह दिया कि जी आपको मैं डोनेशन दूंगा, अगर मुझे उम्मीद है कि रिसीव हो जाएगा तो फिर मैं आज ही एंट्री करूंगा रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल फॉर हारून डेबिट, और अनरिस्ट्रिक्टेड है डोनेशन इनकम क्रेडिट, और रिस्ट्रिक्टेड है तो लायबिलिटी, यानी कि रिसीवेबल भी हो जाए तो रिकॉर्ड हो सकता है। ये बात सिर्फ उन्होंने लिखी हुई थी कि परफॉर्मेंस अचीवमेंट से जनरली रिलेट नहीं करता, तो ये रिकॉर्ड कब कर लेना है, सच रेवेन्यूज आर जनरली रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। ये क्या, जब परफॉर्मेंस अचीव, और ये क्या, व्हेन रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है ना। तो जनरली रिकॉर्डेड व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड, बल्कि इसको ऐसे नहीं करते, व्हेन परफॉर्मेंस इज अचीव्ड, और ये रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस से रिलेट ही नहीं कर रहा। ओके, डन। और रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन। ये रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होना है, कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन जो रिस्ट्रिक्टेड है, जैसी रिस्ट्रिक्शन है वैसे। उन्होंने कहा करंट एक्सपेंस के लिए इनकम बनाओ, फ्यूचर के लिए लायबिलिटी बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता इनकम, तो वही वाली बातें लिखी हैं, आपको पता है सारी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन, ये कब रिकॉर्ड करना है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है जी, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद गेन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज, जब एसेट बेचा, ये वो वाले गेन्स की बात होगी, ठीक है, जब कोई इन्वेस्टमेंट बेची, जब गेन कब रिकॉर्ड करना है यार, जब आप कमा लो, नॉर्मली रिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज्ड गेन्स, ठीक है जी, गेन्स आर नॉर्मली रिकॉर्डेड व्हेन रियलाइज्ड। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर जनरली रिकॉर्डेड व्हेन एक्सपेंसेस or previously recorded asset does not have future economic benefit. Expenses are related to a period on the basis of transaction or event occurring in that period or by location. बस ठीक है, expenses को कब रिकॉर्ड करना है, जब वो expense, when expense or previously recorded does not have future economic benefit. बिजली इस्तेमाल हो गई, अब फ्यूचर में कोई बेनिफिट देना है इसने, रिकॉर्ड कर लो एसेट, ठीक है। एक एसेट था अब फारिग हो गया, ठीक है, उसको आप राइट ऑफ करना चाह रहे हो तो बस उसको क्रेडिट कर दो, तो एक्सपेंस बना लो, ठीक है। तो ये जनरल सी बातें थी, जस्ट वंस रीड ओनली। मेजरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने रीड ओनली 1.4 पे लगाया है, यानी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी रीड ओनली है वंस वाला, मेजरमेंट भी रीड ओनली है, फंड अकाउंटिंग भी रीड ओनली है, ये भी, इसको मैंने कहा इंपॉर्टेंट रीड ओनली, यानी ये बात जब भी आपने इस चैप्टर पे आना है तो पढ़ना है, और ये आपको पता भी है लेकिन स्टिल यहां से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो क्विकली जरा देखें, मेजरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ आर प्रिपेयर्ड प्राइमरीली यूजिंग
हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट ना दूसरी बेसिस होती हैं करंट, ठीक है। ये बेसिस जो होती हैं ना, ये दो तरह की होती हैं। प्लीज़ इसको नोट ना करें, इसके लिए वेट करें। किसका वेट करें? कल की क्लास का। फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकल और करंट, फिर करंट के अंदर आगे तीन है, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, वो प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू यूज नहीं लिखना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू लिखना चाहिए, ठीक है। फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, जो वैल्यू इन यूज ही होती है, ओके। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब्दुल्ला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज किसे कहते हैं? वैल्यू इन यूज को आगे से हंस के दिखा देता है। और तीसरी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब इनमें ना थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जब ये पढ़ लेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है। तो वो कह रहा है जनरली ये वाली बेसिस यूज होती हैं, ये पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा क्या होता है, ठीक है। इसके लिए कल का वेट करें। बहरहाल यही होना है, यही होना है। मैं आपको वैसे नज़र भी दिखाता हूँ, मैं नोट भी कर लूँगा। चलें ठीक है जी। क्या ये मैं बताऊँगा कल इंशाल्लाह। वैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? 10 साल पहले प्लांट खरीदा था, आज भी उसी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे आ रहा है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है बाय द वे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस हो, ओरिजिनल कॉस्ट पे अभी तक पड़ा है, डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है बस। क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ही है। 10 साल पहले लोन लिया था आपने बैंक से 100 रुपए का, अभी वापस नहीं किया, तो बैंक किताबों में कितने पे आ रहा है लोन? 100 पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। चलें, तो हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है वेयर बाय ट्रांजेक्शन इवेंट आर रिकॉर्डेड। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और रिसीव्ड एट और द फेयर वैल्यू एस्क्राइब्ड टू देम व्हेन दे टुक प्लेस। ये तब वाली वैल्यूज पे पड़े होते हैं। तो ये वही बात लिखी हुई है, इंशाल्लाह ये फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ये तो लिखा ही नहीं हुआ था ना यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ कि ये वाला नॉर्मली जनरली यूज होता है। तो मैंने बता दिया आपको, बेसिस दो तरह की होती हैं, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने चाहा तो यही पढ़ना है, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगली बात भी वैसे ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। तो कैपिटल मेंटेनेंस भी आज पढ़ते पढ़ते रह गए। आज वैसे मेरा दिल था ये आधे लेक्चर में ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कल फ्रेमवर्क ही है, सिर्फ एक दिन में हो जाता है वो। उसके बाद तसल्ली के लिए तो जाहिर है हमने अगले पाँच एक दिन मैंने रखे किस लिए हुए हैं? 2-2 दफ़ा मिलना, 6-6 घंटे के लिए कोशिश करूंगा मिलूं। किस लिए? तसल्ली जब तक आपकी नहीं हो और मेरी नहीं हो तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस आखिरी दिन है, अभी तो हमने बैठ के बस कटाई करनी है फसल की जो तैयार है। कोई चीज़ ऐसे ही छोटी मोटी रह ना जाए, सारी की हुई मेहनत ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। इसलिए वैसे ही कह रहा हूँ, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। भाई चुप कर जाओ, देखो ना सिलेबस के हिसाब से देख लो, ICAP का सिलेबस तो कल ख़त्म हो जाना है, लेकिन पर्चे में वो चीज़ आ गई जो हमने उन आखिरी 3-4 दिनों में की है, तो फिर बैठे होना। और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जो आखिरी क्लासेस में डिस्कस हो रहा होता है रिवीजन की तरह से, वो क्योंकि उस्ताद को लग रहा होता है कि यार ये डेंजरस जगह है, इस पे स्ट्रेस कम था, या ये रह गई थी, ये ऐसे भी पूछ सकता है, ये सारी बातें बंदा उस वक्त कर रहा होता है, तो वो आप छोड़ के चले जाते हैं और वो फिर उस तरह से पूछ भी लेता है। फिर मौजें वेव्स ये देखेंगे, फिलहाल ये पढ़ लें। फंड अकाउंटिंग क्या होती है? फंड अकाउंटिंग कंप्राइजेज द कलेक्टिव अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रिजल्टिंग इन अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट। ये बस ऐसे ही एक लफ्ज लिखा होता है, इसको बता दूंगा फिर किसी वक्त। सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट का मतलब फिलहाल आप यूं समझ लें कि अलग से हमने इसका खाता रखा होता है फंड का। देखा नहीं था एंडोमेंट फंड, ओपनिंग अलग से, उसी में ही एडिशन, उसी से ही जो है वो उसी में ही कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं, ठीक है। अलग से इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, उसका खर्चा भी वहीं पे आ रहा था। तो बस ये इस तरह की कोई बात है, छोड़ें इसको। फॉर ईच फंड एस्टैब्लिश्ड बाय लीगल, लॉ ने कहा हुआ है, किसी बंदे ने कह दिया था, वॉलंटरली हमने खुद बना लिया इंटरनल, ठीक है। तो ये फंड अकाउंटिंग इसको कहते हैं, इसमें फंड्स क्रिएट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ फंड कैन इंक्लूड एसेट्स, लायबिलिटीज, कितने गया, हाँ, revenues, expenses. Fund accounting involves an accounting segregation, although not necessarily a physical segregation of resources. वो कहता है जी हम लोगों ने ना ये अकाउंटिंग अंदर ऐसे होता है, असल में ना ये वाला मेथड जिस तरफ डिपिक्ट कर रहा है ना, वो है रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, ज़्यादा वो वहाँ से समझ आता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा जोर देना भी नहीं चाह रहा। वैसे जनरल बात वो ये कर रहा है कि अकाउंटिंग में ज़रूर हम अलग अलग कर लेते हैं कि जी ये हमारे रिसर्च फंड के एसेट्स हैं और ये उसकी अलग लायबिलिटीज़ हैं, ये एंडोमेंट के एसेट्स और अलग लायबिलिटीज़ हैं, ये जनरल के अलग एसेट्स। अकाउंटिंग की हद तक हम
उनको ज़रूर अलग कर लेते हैं, चाहे फिजिकली हमने अलग अलग करके ना भी रखे हुए हों अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स, ठीक है ना, पड़े शायद इकट्ठे भी हों, लेकिन अकाउंटिकली अलग कर लेते हैं। लेकिन ये वाली बात एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि फ़ंड अकाउंटिंग में हम सिर्फ डेफरल मेथड से कर रहे हैं अकाउंटिंग, जिसके अंदर वैसे ही बैलेंस शीट के अंदर एक कॉलम आता है। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है ना, उसमें आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में ही 4 कॉलम बने होते हैं। जनरल फंड का अलग, वहीं पे ही सीधा, एंडोमेंट का अलग, इंटरनली एक्सटर्नली अलग, फिर बैलेंस शीट में भी अक्सर कॉलम्स बना देते हैं वो जितने फंड्स हों उतने, तो इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं है, उसको छोड़ो, ठीक है ना। बस इतनी सी बात थी कि नेसेसरली वो फिजिकल सेग्रीगेशन ना भी हो, अकाउंटिंग में वो कर भी देते हैं। नेट एसेट्स और फंड बैलेंसेस में बी इंटरनली और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स और फंड बैलेंसेस आर ऑफन रेफर टू एज रिजर्व्स और अप्रोप्रिएशंस। पढ़ा हुआ है आपने, रीड ओनली एक बार, ठीक है ना, ये पढ़ लेना सिर्फ, ठीक है, वैसे सारे ही पढ़ लेना, एक बार पढ़ना तो सारा ही है तो, लेकिन ये रीड ओनली है। और इसमें मैंने कहा कि ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होना, तो इसलिए ये बात बहरहाल पढ़ लो, इसकी समझ आने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्या है जी, वो कहता है नेट एसेट्स और फंड बैलेंस इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं वो रिजर्व्स होते हैं, और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड वो तो हम लायबिलिटी में ले जाते हैं ना, फंड्स के बाहर, तो ये बात लिखी हुई है। फिर रिस्ट्रिक्शंस, भाई रिस्ट्रिक्शंस के बारे में क्या पढ़ा था हमने? रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एक्सटर्नली भी हो सकती हैं, इंटरनली भी हो सकती हैं, एंडोमेंट की भी वो एक्सटर्नली होती हैं वैसे तो। अच्छा, अब यहां पे एक लफ्ज, एक जुमला लिखा हुआ आएगा जो एकदम से आपको परेशान करेगा। लिखा हुआ आएगा रिस्ट्रिक्शंस तो वो जो सिर्फ एक्सटर्नल होती हैं। एकदम से आप परेशान हो गए, क्या मतलब, क्या मतलब जो इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड वाला कॉन्सेप्ट था वो गलत था। फिर आगे जाके उसने बताना है, हाँ सब्सीक्वेंटली फिर आप इंटरनली रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको लेके जा सकते हैं। उसका तरीका क्या होता था, देखो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन क्या थी, जनरल फंड से इतने निकालो एंडोमेंट में डाल दो, जनरल फंड से इतने निकालो रिसर्च में, मतलब स्पेसिफिक फंड में डाल दो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि वो किसी ने दिए हैं पैसे और वो डायरेक्ट उधर आ गए हैं। किसी ने दिए हुए पैसे डायरेक्ट वहां पे नहीं फेंकते थे हम, किसी के दिए हुए पैसे जो थे, बिल्डिंग फंड, ठीक है, किसी भी किस्म का और फंड, हमने कहा जी उसको लायबिलिटी बनाओ, इनकम बनाओ, इनकम बना के जनरल फंड में, इनकम एक्सपेंस से होकर सरप्लस डेफिसिट जनरल फंड में ही जाता है ना। अब वहां से अगर आपने जनरल फंड में से निकाल के कोई चीज इंटरनली कोई और स्पेसिफिक फंड में डाली है तो ये इंटरनल रिस्ट्रिक्शन होती है, इसी की सिर्फ इजाजत होती है, ठीक है ना। ये जुमला पढ़िएगा, रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिपुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस आर, अगर जुमले इसका मतलब लिखें तो क्या है, रिस्ट्रिक्शंस आर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, इम्पोज्ड that specify how resources must be used. External restrictions are imposed from outside the NPO, usually by contributor of resources. Internal restrictions are imposed in a formal manner by NPO itself, usually by resolution of board of director, council, board of trustees. यही बताया था आपको। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, बाहर से बंदे ने कहा ये काम करना। इंटरनल रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, आपने जनरल फंड से कुछ पैसे निकालने हैं, तो मैंने कहा था कि फॉर्मल ये मीटिंग करोगे, रेजोल्यूशन पास करोगे, ऐसे नहीं। जाग रहे हो सारे? कौन कौन सो रहा है, हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे, कौन कौन सो रहा है? अच्छा, भाई को अभी जगाता हूं। अच्छा सुने, एन एनपीओ दैट यूजेस फंड अकाउंटिंग इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should provide a brief description of purpose of each fund reported. There are two methods of fund accounting, deferral method discussed later in this chapter जो हमने किया है, and restricted fund method not examinable, ठीक है। in practice most companies use भी यही वाली करती हैं, deferral method जो हमने भी पढ़ा, ठीक है। अब फंड्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 तरह के फंड्स में, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको पढ़ लेना। वो एक बार पढ़ा हुआ आपने, ये मैंने पढ़ा दिया, बस पढ़ा नहीं गया, एक बार आपने पढ़ना है, प्लीज प्लीज, ये मेरी मिन्नत का दर्जे में समझ के एक बार इसको पढ़ लें, आपकी तसल्ली है, ये आपका कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर के ऊपर। फिर और कॉन्फिडेंस भी बंदा खेल रहा होता है, पर्चे के अंदर जो सवाल आता है वो कभी भी सारा ऐसा नहीं होता कि आपने वैसा पहले कभी किया होगा। 100 सवाल करो, पर्चे में 101वां होता है, लेकिन टॉपिक तैयार है का कॉन्फिडेंस आपको 60-70%, 80% आराम से वो सवाल सही करवाता है। तो इसको आप उस्ताद की मिन्नत समझते हो, एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी सोने वाले तो सो भी रहे हैं। हेलो हाइब्रिड वालों, जगा लो साथ वालों को, हाँ हर कोई अपने हमसाये का ख्याल रखे, अल्लाह पूछेंगे। फिजिकल वालों को तो
मैं आ रहा हूँ, सो के तो दिखाओ। अच्छा जी सुनो, चले बस वापस वापस वापस, काम काफ़ी है, वक्त कम है बेटा, मैं थोड़ा लेट भी होगा, बताया आपको, काम वक्त कम, हो सकता है मुझे कोई पार्ट एंड वाला वैसे ही अपलोड करना पड़े। अच्छा, सुनो, चुप चुप चुप। एंडोमेंट फंड क्या होता है? एन एंडोमेंट फंड इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट विच रिपोर्ट्स द accumulation of endowment contributions, only endowment contributions and investment income subject to restrictions stipulating that it is added to principal amount of endowment fund would be reported as revenue of endowment fund. Allocation of resources to endowment fund that result from imposition of internal restriction are recorded as inter-fund transfers. क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है, ये कह रहा है, किया हुआ है हमने। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, एंडोमेंट फंड में क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि एंडोमेंट फंड का हिस्सा बनेगा परमानेंटली कीप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम का वो हिस्सा जो एंडोमेंट फंड का हिस्सा बनेगा फॉर परमानेंटली कीपिंग पर्पस, और ट्रांसफर जो है इंटरनल फंड से वो एज अ मूवमेंट ऑफ नेट एसेट्स शो की जाएगी विद इन नेट एसेट्स। ये जुमला लिखा हुआ है, ये याद है आपको? प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, यही 3 चीजें आई थी, ठीक है। अब देखिएगा ये बात लिखी हुई, एंडोमेंट फंड इज अ सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट, छोड़ा करो, विच रिपोर्ट्स अक्यूमुलेशन ऑफ, इकट्ठा हो रहा है उसमें क्या? एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओनली एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंडोमेंट फंड लिखा हो ना, ओनली एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, बाद में तस्वीर बना लेना यार, पहले देख लो, ओनली एंडोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस and investment income subject to restriction stipulating that it is to be added to principal amount of endowment fund would be reported as revenue। ये वाली इन्वेस्टमेंट टू इंटरनल फंड, एंडोमेंट फंड, ठीक है, जिसको हमने ऐड करना है, ये क्या आ रहे हैं? ये इसके रेवेन्यूज हैं एक तरह से, ठीक है ना? ओके अच्छा, आगे कहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू एंडोमेंट फंड दैट रिजल्ट फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल रिस्ट्रिक्शन आर रिकॉर्डेड एज इंटर फंड ट्रांसफर, आर रिकॉर्डेड एज इंटर फंड ट्रांसफर। यहां से निकालो, यहां डाल दो। अब ये सारी बातें आपने की हुई हैं, पहले अंग्रेजी पढ़ाता तो आपको कक समझ आनी थी, लेकिन अभी आपने सब किया हुआ है, जस्ट एक रीड करना होगा जब भी आपने, इसको मैंने इंपॉर्टेंट वाले में रखा है, ठीक है, ये आपने बनाया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाली ओपन करोगे ना तो वो यही है, ओपनिंग ये 2 3, और वो सवाल सारा कवर करता था इस पूरे एरिया को, इसलिए वो सवाल करवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट रीड ओनली का मतलब क्या है? याद नहीं करना, याद रखना है। जब भी रिवीजन करो इस टॉपिक की तो ये वाले लाजमी पढ़ना, बाकी एक बार आज पढ़ लेना ताकि तसल्ली हो जाए कि हाँ जी वाकई सर कह रहे थे दोबारा पढ़ने वाले वो हैं भी नहीं, वो सारी बातें बाकी कवर हो जाएंगी, समरीज वगैरह यहाँ पढ़ी होती है ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, होमवर्क के अंदर ये मैंने सोल्यूशन मिटा दिया है, बहुत आसान है। इसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, उस एग्जाम्पल को पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि ये एंडोमेंट फंड है या रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अगले दोनों पढ़ लो, अगला होमवर्क है ना एग्जाम्पल। रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है? अ रिस्ट्रिक्टेड फंड इज सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट द एलिमेंट्स ऑफ विच आर रिस्ट्रिक्टेड और रिलेट टू यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड, अच्छा जी ठीक है, ओनली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस अदर देन ये वाले कंट्रीब्यूशंस and other external revenues would be reported as revenue in restricted fund. Allocation of resources that result from imposition of internal restriction are recorded as inter-fund transfer to the restricted fund. ठीक है, सही है। अगली बार नहीं, रिस्ट्रिक्टेड फंड के बारे में क्या लिखा होता है यार कि इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। और अगर को आपने इंटरनल ट्रांसफर करनी है, अगर आपने इंटरनल ट्रांसफर करनी है तो वो फिर यहाँ पर ही होगी। तो वो जब इंटरनल ट्रांसफ़र आती है ना तो वो एक्सटर्नल नहीं, फिर वो इंटरनल बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, या एक्सटर्नल होते हैं या इंटरनल हम खुद क्रिएट करते हैं, और वो तो इसी में से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जनरल फंड क्या है? वो ऐसा है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पढ़ना है ना, रीड ऑनली का मतलब यही है, पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। होमवर्क के अंदर ये एग्जाम्पल मैंने कहा 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसको पढ़ना है। मैंने सोल्यूशन छुपाया हुआ है ताकि यहाँ से भी आपकी नज़र ना पड़े, आप भी ना देखें किताब पे, सोल्यूशन को ऐसे छुपा कर आपने घर पे इसको पढ़ना है और कहना है अच्छा हाँ ये तो ये वाला फंड है, तो फ़ौरन पता लग जाएगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन ये एग्जाम्पल है, ओके, ये एग्जाम्पल है और ये आपका होमवर्क है, लाजमी करना है। इनकम्स ऑफ एनपीओ, भाई इनकम्स ऑफ एनपीओ कहाँ से इनकम्स आती थी? सर्विसेज दी, डोनेशंस आए, उसके बाद मटेरियल या सर्विस को वो मटेरियल ही दे गया आके, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग की बात आ गई है। ये पढ़ना है सारा, मैं ज़रा देख रहा हूँ
आगे मैं, हाँ ये आ गई ना, मेंबरशिप फ़ी, सब्सक्रिप्शन, ये भी सोर्स ऑफ इनकम था, ये सारा पढ़ा हुआ है हमने, एक बार गो थ्रू करवाना है। ज्वाइनिंग फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी पढ़ा हुआ है हमने, यहाँ से पढ़ना भी है एक बार। फिर फ़ी फॉर सर्विस, कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन, ये भी अकाउंट, गवर्नमेंट फंडिंग, उसके बाद नहीं मैं पढ़ाऊँगा इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, फंड रेजिंग इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये आगे इन्वेंट्री, ये थोड़ा सा पढ़ाना है जाके, जो नई चीज़ है। तो बाकी जो पढ़ा हुआ है इसको एक नज़र देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये सारे क्या थे, सोर्सेज ऑफ इनकम की बात ही चल रही थी, ठीक है। तो कहते हैं जी इनकम्स ऑफ एनपीओ क्या है, कोई सर्विसेज दे एनपीओ, उसके अगेंस्ट फी रिसीव करे, ये उसकी इनकम है। एनपीओ मे चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर फंडिंग। क्या मतलब, क्या एनपीओ आप फीस ले रहे हो? जी हाँ, हम सप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी फंडिंग को। क्या मतलब, हमें जो अपने चलने के लिए खर्चे होने हैं उसको फाइनेंस कर रहे हैं भाई। कुछ फीस ले रहे हैं लेकिन नॉमिनल है, अपने ऑपरेशंस को करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सपोर्ट, ठीक है। एनपीओ मे चार्ज फी फॉर देयर सर्विसेज इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फंडिंग, The fee is usually lower than commercial charges for same product or service. Example include, मिसाल के तौर पे healthcare NPO charges 100 only for each consultation visit by a patient, while commercial hospitals are charging 1500 per visit for similar service. तो अब फी तो ये चार्ज कर रहे हैं। आपने देखा था चौंगतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल में फी फ्रॉम पेशेंट्स आ रहा था, तो क्या आप ये कह सकते थे कि जी ये तो एनपीओ नहीं है तो फीस ले रही है? भाई वो नॉमिनल फीस होती है नॉर्मली, और गरीबों से वो भी नहीं ली जाती, और जो साहिब हैसियत लोग होते हैं उनसे ले ली जाती है, और उसको यूज़ फिर एनपीओ में ही किया जाता है, ठीक है। अगली बात, एजुकेशनल एनपीओ इज चार्जिंग फी ऑफ ₹500 पर मंथ पर स्टूडेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन इन एन अंडर प्रिविलेज्ड अंडर डेवलप्ड एरिया, ठीक है। तो फीस ले भी सकते हैं सर्विसेज के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन और डोनेशन, अब ये क्या है, ये मैं वो कह रहा था कि ये रेसिप्रोकल नहीं होता। डोनेशन में कोई वापस डोनर को कोई सर्विस नहीं दी जाती। हाइब्रिड वालों, डोनर को कोई सर्विस नहीं दी जाती, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कैन कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज इंक्लूडिंग, कोई इंडिविजुअल दे जाए, कोई कंपनी दे दे, डोनेशन कंपनीज भी दे देती हैं, गवर्नमेंट दे दे आपको ग्रांट, वो भी डोनेशन ही होता है एक तरह का, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज वापस नहीं कर रहे, वैसे गवर्नमेंट को सर्विस वापस भी कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को जो सर्विसेज जा रही होती हैं वो सोसाइटी को ही जा रही होती हैं। खैर, एंड अदर एनपीओज, यानी कि आपको डोनेशन कोई और एनपीओ भी दे सकती है स्पेसिफिक, आप किसी काम में, आप फ्लड रिलीफ में लगे हुए हैं तो किसी एनपीओ ने कहा जी हमारी तरफ से भी ये डोनेशन है, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनीज भी दे सकती हैं, गवर्नमेंट भी दे सकती हैं, दूसरी एनपीओज भी दे सकती हैं, कहीं से भी आ सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस, कहीं से भी आ सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीवेबल दैट मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग, कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन में शामिल है रिसीवेबल वाला भी, रिसीव हुआ ही नहीं लेना, सिर्फ रिसीवेबल भी इसमें शामिल है, ठीक है। सोने लगे थे ना। आ डोनेशन, वो तो पहले से सोया हुआ, छोड़ो उसको, वो अभी उठ के उसने ये बोला फिर सोना उसने, जल्दी कर। आ डोनेशन, आ कंट्रीब्यूशन इज अ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर टू एन एनपीओ ऑफ कैश और अदर एसेट्स, और अ नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ इट्स लायबिलिटी। देखो जी, एसेट का आना या लायबिलिटी का पे हो जाना, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, दोनों ही खुशी की बात होती है ना। तो वो कह रहा है, ये हमने पढ़ा भी ऐसे ही था, किसी ने डोनेशन दिया है एसेट की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में, दूसरे ने कहा है मैं तुम्हारा लोन पे कर देता हूं, हमने कहा था है तो ये भी डोनेशन नहीं है, तो ये भी फंडिंग ही, ओके। तो ये क्या कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, डोनेशन जो होता है वो नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर होती है, इसमें एनपीओ ने कुछ नहीं देना होता। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर टू एन एनपीओ ऑफ कैश और अदर एसेट्स, ये तो क्या एसेट की बात, या नॉन रेसिप्रोकल सेटलमेंट और कैंसिलेशन ऑफ इट्स लायबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर या सेटलमेंट होती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी, ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस। डोनेशंस के ऊपर कहता है रिस्ट्रिक्शंस मे ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, कहता है जी रिस्ट्रिक्शन तो एक्सटर्नली ही हो सकती है, डोनेशन के ऊपर डोनेशन देने वाले ने ही रिस्ट्रिक्शन देनी है ना, हम खुद को तो कंट्रीब्यूशन डोनेशन दे नहीं सकते, तो डोनेशन देने वाले ने ही
अपनी डोनेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के देनी होती है ना, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है, डोनेशन मे ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज, लेकिन सब्सिक्वेंटली इंटरनल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज इन अ फॉर्मल मैनर बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। कहते हैं वैसे तो ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन ही होती है, पहले जब डोनेशन आएगा वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन के अंडर होगा, अगर काम पूरा हो गया इनकम बना लो, नहीं पूरा लायबिलिटी करके इनकम बनाओ आहिस्ता आहिस्ता, वो उसी तरह से चलना है। रिस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल ही होती है, लेकिन जब वो अल्टीमेटली इनकम बन के जनरल फंड में पहुंच गया ना, सब्सिक्वेंटली आप इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको उससे कोई स्पेशल फंड बना सकते हैं। और वही तो आपको बताया था कि आप जनरल फंड से पैसे निकाल के स्टूडेंट स्कूल फंड में डाल दें, रिसर्च फंड में डाल दें, तो ये क्या है, ये सब्सिक्वेंटली आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। इनकम बनेगी तो सरप्लस में जाएगी, सरप्लस कहां जाएगा, जनरल फंड में ही जाएगा ना। इनकम एक्सपेंडिचर में जो चीज आती है वो जनरल फंड में समझो आ गई है अल्टीमेटली, ठीक है ना। भाईजान अर्ज ये कर रहा था मैं, पता नहीं बात क्या कर रहा था मैं, हाँ नहीं भाई ने क्या पूछा था, हाँ मैं ये कह रहा था देखो डोनेशन किसी ने दिया है तो ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, कभी भी आपके फंड्स में नहीं जा सकता, क्योंकि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, एंडोमेंट फंड जरा स्पेशल केस है, एंडोमेंट फंड इज अ स्पेशल केस। बाकी जितने भी आपके डोनेशंस वगैरह एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है वो कभी भी आपके फंड्स में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, लायबिलिटी में। फिर वहां से इनकम बनता रहेगा। अगर कोई स्पेसिफिक फंड आपने क्रिएट किया है तो वो कैसे करते हैं, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन से। वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाते हैं, जी जो सरप्लस है इसका इतने % ट्रांसफर करेंगे, या जनरल फंड में इतना इकट्ठा हो गया इसको इधर ट्रांसफर कर दें। इसीलिए तो फंड्स के अंदर इंटरनल रिस्ट्रिक्शन वाला गया था, एक्सटर्नल वाला तो वैसे ही लायबिलिटी के अंदर होता है। तो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन में पड़ा हुआ है जो फंड, जो डोनेशन, ठीक है, लायबिलिटी बनी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता इनकम बन के जनरल फंड में चली जाती है, वहां से आप ट्रांसफर करें चाहो कोई और फंड बनाने के लिए, तो वो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। तो यही बात लिखी है यहां पे, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन मे ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड, ठीक है, सब्सिक्वेंटली इंटरनल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड इन अ फॉर्मल मैनर बाय पासिंग। तो वो कैसे होगा, वो अल्टीमेटली, हाँ ऐसा भी हो सकता है, वो कहते हैं जी रेजोल्यूशन पास करके जब वो काम हो गया बस सारी लायबिलिटी को डायरेक्ट भी इनकम में डाल सकते हैं, उनकी मर्जी की बात है, ठीक है। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, अब ये ऊपर वाला तो रीड ऑनली आपने कर लिया एक बार, इसी तरह जैसे मैंने करवाया, एक बार तसल्ली से कर लिया, इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, हाँ यार ये बात ही है, समझ आ रही है, कुछ ऐसी बात ही है, बस ठीक है, हो गया, डन। उसके बाद याद रखने के लिए ये है क्या, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। A restricted contribution is a contribution subject to externally imposed stipulation that specify purpose for which contributed asset is to be used. Externally imposed, ठीक है। Endowment contribution is a type of contribution, restricted contribution, subject to externally imposed stipulation specifying, अब ये एडिशनल बात है, specifying that the resource contributed be maintained permanently, याद आया, जिस ये एंडोमेंट की निशानी, ठीक है। ऑल्दो कंसिस्टेंट, इसको छोड़ो, इसको काट दो, मतलब आप ब्रैकेट लगा लो, मैंने काट दिया, ठीक है, काट दो इसको, बस ठीक है, काफी इतनी बात। और अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या है, एन अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन दैट इज नाइदर अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन नॉर एन एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। और जाग दे हो, अच्छा पार्ट 2 भी शुरू करते हैं बस थोड़ी देर में। एग्जाम्पल बहुत आसान है, आंसर बस छुपे हुए हैं, प्लीज इधर देखो। 5 तरह के डोनेशंस रिसीव हुए हैं, यानी कंट्रीब्यूशन नाम दिया हुआ है ना इसको, ठीक है। ASNPO में डोनेशन का नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन। 5 तरह के हुए हैं रिसीव, आपने इनको पढ़ना है, आपको इंशाल्लाह पहली बार पढ़ने में पता लगेगा ये कौन सा वाला है। 3 तरह के हो सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, एंडोमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ऐसा भी होता है, हमने देखा था प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में, हमने देखा था, प्रोफेशनल मेहताब में हमने देखा था कि ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर ईंटें ही आ गई थी। तो डोनेशन इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल भी आ सकता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या थी भाई, अगर तो आप ईंटों की एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, आप कह दें जी मटेरियल डेबिट, लेकिन कैश पे नहीं किया
ठीक है, तो आप अब किस लिए आए हैं ये मटेरियल? ये जी बिल्डिंग फंड, लायबिलिटी बना लो। और अगर मटेरियल नहीं पड़ा हुआ बल्कि आपने उसको लगा दिया बिल्डिंग में, तो वही CWIP डेबिट करके बिल्डिंग क्रेडिट कर दें, जी सॉरी बिल्डिंग फंड क्रेडिट कर दें, ऐसा ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग वॉज, वहां पे भी पढ़ाया था, रिकॉर्ड किस पे करना होता है इसको, भाई इतनी सी बात ही है, हमें फेयर वैल्यू पे किया था। मैंने कहा था भाई ईंटें आ गई हैं, जरा पता करो कितने की ये ईंटें हैं। मैंने कहा जी 40,000 की ये ईंटों की ट्राली बनती है। ठीक है जी, इसका मतलब 40,000 का हमें डोनेशन मिला है, और सही है। अच्छा, ये तो हो गया मटेरियल अगर कोई दे जाए तो, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि मिसाल के तौर पे मस्जिद की तामीर हो रही थी, ठीक है, अब मेरा दिल चाहा कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उनके पास चला गया और मैंने उनको जाके कहा कि जी मैं ना आज का दिन एक मतलब काम कर देता हूं आपको, या 2 दिन या 3 दिन मैं यहाँ पर एक मज़दूर की जगह पे मजदूरी कर दूंगा, आपको मैं पैसे तो नहीं दे रहा, लेकिन अल्टीमेटली आपका एक एक्सपेंस तो बच रहा है, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक NPO है जो गरीबों में मुफ्त राशन तकसीम करती है। अब मेरे पास राशन के पैसे तो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा जी आप रोज़ाना एक मज़दूर, मतलब एक बंदा दिहाड़ी पे बुलाते हैं, वो यहाँ पे खड़े होकर या जाके वो कंट्रीब्यूट जो है वो जाके बांटता है राशन वगैरह, तो आप ऐसा करें अपने मज़दूर को 3 दिन के लिए ना बुलाइएगा, 3 दिन मैं आके ये ड्यूटी दूंगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपने क्या किया, मटीरियल कंट्रीब्यूट नहीं किया, बल्कि अब अगर तो ये सर्विसेज मैंने कंट्रीब्यूट की हैं, और वो सर्विसेज कंट्रीब्यूट की हैं मैंने नॉर्मल कोर्स ऑफ NPO पूरा करने के लिए, राशन बांटता रहा, तो एक्सपेंस डेबिट होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने कोई कैश मुझे पे नहीं किया, तो NPO के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना, NPO के पॉइंट ऑफ व्यू, NPO का एक्सपेंस तो हुआ लेकिन उनका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो वो क्या कहेंगे, ये तो करंट एक्सपेंस था, इनकम बना लो। तो यहां पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन इनकम, कंट्रीब्यूशन इनकम यानी सर्विसेज जो दी हैं वो क्रेडिट कर लेंगे। और अगर यही खिदमत मैंने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, वो जो उसके नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स था NPO का, उसकी सर्विसेज की बजाय मैंने वो बिल्डिंग बनाने में दे दिया था, हॉस्पिटल में मटेरियल देने के पैसे नहीं थे, लेकिन वार्ड की कंस्ट्रक्शन में जाके मैंने काम कर दिया, तो ये एक्सपेंस तो नहीं है ना, ये तो एसेट की कॉस्ट में, मजदूर को जो पैसे दिए जाते हैं वो तो बिल्डिंग कॉस्ट में आते हैं ना, तो यही एंट्री क्या हो जाती, CWIP, ठीक है। लेकिन इसकी भी क्या नहीं, वो फंड फिर हो जाता है, सही सही सही, ठीक है जी। यार ये अलग अलग ही है ना बातें। अब मैं अभी ऐसे ही कर लो, चलो 1 मिनट आजा। भाईजान, आप रोज़ाना एक मज़दूर को 2,000 की दिहाड़ी पे बुलाते थे, और वो जाके सारे गरीबों के घर में राशन तक से, एरियाज़ आपने डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। आपको मैंने कहा 3 दिन आपने मजदूर नहीं बुलाना, 3 दिन मेरे ज़िम्मे रहा, मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैं ये काम करूँगा, तो आपको 3 दिन के 6,000 का खर्चा आपका होना था ना, वो खर्चा तो हुआ है आपका, आपने एक्सपेंस तो डेबिट कर दिया। कितने से करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ मेरी सर्विस, 2,000 देते थे ना, 6,000 पे, लेकिन कैश पे नहीं किया, बल्कि क्या कह दोगे इसको, ये तो सर्विस होगी ऑलरेडी, एक्सपेंस, ये इनकम क्रेडिट। और अगर यही कोई सर्विस ऐसी दी है जिससे अब फ्यूचर में फ़ायदा आना है, ऐसी सर्विस दे दी जिससे फ्यूचर में फ़ायदा आना है, तो फिर उसको लायबिलिटी बना के इनकम बनाओ। बस कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई मटेरियल कंट्रीब्यूट हो गया है या कुछ सर्विसेज कंट्रीब्यूट हो गई हैं, तो आपने उनको रिकॉर्ड किस पे करना है, फेयर वैल्यू, ठीक है। और सही है, बाकी ट्रीटमेंट वो देख लेना सवाल के हिसाब से। अगर वो गुड या सर्विस ऐसी है, वो मटेरियल या सर्विस ऐसी है जिसका फ़ायदा सारा आ गया है, तो वो इनकम बना लो, नहीं तो लायबिलिटी बनाओ। और वो बात की बात है, वो सवाल टू सवाल वेरी करेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। लेकिन यहीं पर फिर साथ ही स्टैंडर्ड ने आगे ये कह दिया कि नॉर्मली ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, ये तो फिर भी हो जाती हैं किसी न किसी दर्जे में, ये चीज़ें नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे भाई को इतराज़ हो रहा था, ये चीज़ नॉर्मली रिकॉर्ड क्यों नहीं होती, तो स्टैंडर्ड कहता है कि इसकी ना वैल्यू निकालना ज़रा मुश्किल होता है। जैसे
हमारी एनपीओ ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने गई हुई है, मैं और मेरे चंद स्टूडेंट्स मिलके हम भी चले गए, ठीक है, और हमने भी जाके वहाँ पे ज़लज़ला ज़दगान की मदद के अंदर जो है वो थोड़ी सी अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन की। अब मेरी इस सर्विस की क्या फेयर वैल्यू है, कोई कैसे कह सकता है, कोई बताया नहीं जा सकता। हारून वहाँ पे जाके तो वहाँ पे बस जो है वो पिकनिक मनाता रहा है, ठीक है, और हम वो मेहनत करते रहे हैं। अब पता नहीं किसी ने, अच्छा एक ग्रुप अदनान साहब भी ले गए, अब वो मेहनती लोग हैं, अब वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, हम आधा दिन काम करते हैं आधा दिन घूमते हैं, पता नहीं हम भी क्या कर रहे हैं। अब सर्विसेज हमने भी जाके दी तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, बहरहाल ये टेक्निकल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ने ये लिखा है कि एनपीओ ना नॉर्मली इनकी अकाउंटिंग नहीं करती, ठीक है, उसकी वजह यही है, इसकी एक तो अकाउंटिंग करनी पड़ती है, वो ज़रा अकाउंटिंग से थोड़ा सा चालू, देखा नहीं आपने, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाए थे छोटी मोटी एनपीओज ने, तो वो हमें आगे कहते हैं यार ये रिसीट पेमेंट है यार अकाउंट्स बना दो। तो एक तो ये मसला होता है, दूसरा नॉर्मली ये इसकी फेयर वैल्यू निकालना ज़रा मुश्किल हुआ होता है, क्योंकि ये नॉर्मली ये क्या है, हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वॉलंटियर्स थे, हम क्या थे, वॉलंटियर्स थे, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन वो कहता है साथ ही स्टैंडर्ड, अगर वैसे इसकी फेयर वैल्यू निकल कर रिकॉर्ड हो जाए ना तो यूज़र को इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा तो उसकी वजह यही होती है कि नॉर्मली ये कर नहीं सक रहे होते। अब पढ़ो इसको, मैंने कहा असल इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको कंट्रीब्यूशन में पैसे की बजाय मटेरियल आ जाए या सर्विसेज ही कोई बंदा दे दे तो उसकी फेयर वैल्यू पर उसे रिकॉर्ड करना है। पढ़ें, अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड सर्विस दैट इज एसेट अदर देन कैश। सर्विस क्या है, एसेट नहीं मिला, ठीक है, एसेट भी नहीं मिला और कैश भी नहीं है, ठीक है, तो वुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, वुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ओनली व्हेन फेयर वैल्यू कैन बी रीजनेबली मेजरेबल। फेयर वैल्यू होगी तो तभी ना, ठीक है। दूसरा, मटेरियल एंड सर्विसेज आर यूज्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एनपीओज ऑपरेशंस एंड वुड अदरवाइज हैव बीन परचेज। कहता है कि ये मटेरियल जो मिला है या ये सर्विस जो मैंने दी है ये एनपीओ के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करती थी, और अगर ये चीजें ना आती तो हमें खरीदनी पड़ती। आप कहोगे अच्छा चलो ये तो समझ आ गई, सर्विस नॉर्मल कोर्स से रिलेट करती है, ये जो आपने बात की है मटेरियल अगर ये एसेट में लग रहा है तो ये नॉर्मल कोर्स है। हाँ जी भाईजान, हमने हॉस्पिटल के अंदर ही वार्ड बनाना शुरू किया था, हॉस्पिटल के अंदर कोर्ट तो नहीं बन रहा था टेनिस का, तो अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर वार्ड बन रहा है तो ये हॉस्पिटल की नॉर्मल एक्टिविटीज का ही हिस्सा है ना, तो बस एसिड कॉस्ट का पार्ट बनाओगे और करेंगे, फिर डेप्रिशिएट एक्सपेंस आउट नहीं करते। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल सर्विस को रिकॉर्ड करना है एट फेयर वैल्यू, कब, जब उसकी फेयर वैल्यू निकल सके और वो मटेरियल या सर्विस नॉर्मल कोर्स ऑफ एनपीओज ऑपरेशन से रिलेट करता हो। और अगर ये ना आता, ये खिदमत ना करते लोग आके, वॉलंटियर्स ना आते तो मजदूर बुलाने पड़ते, ये मटेरियल ना आता तो बाजार से हाइब्रिड वालों खरीदना पड़ता, ऑनलाइन वाले तो सोए हुए हैं ना लंबी तान के, उनको तो छोड़ ही दें, ठीक है, ओके डन। सवाल नहीं करना तुमने, अच्छा करो। आप जैसे भी हैं सलाह तो उधर क्या करेंगे, उधर जाके लोगों की हेल्प करेंगे, रिकॉर्ड क्या करेंगे, हम क्या रिकॉर्ड करें, हम गए, हम तो वॉलंटियर्स हैं, हमने तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल खिदमत फाउंडेशन के, हम वो लगा के चले गए हैं बस। हमें देख के कुछ लोगों ने डोनेशन भी दिया है, वहाँ पे लोगों ने, लोग सारे नहीं जा सकते, उन्होंने पैसे दे दिए, किसने जो है वो राशन दे दिया, किसी ने जो है डोनेशन दे दिया, ठीक है, पैसों की फॉर्म में, हम चीज़ें लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं, हम ये कर रहे हैं। तो अगर एनपीओ को ऐसे वॉलंटियर्स अवेलेबल नहीं है तो एनपीओ का काम है करना, तो वो मजदूर पैसे देकर भी रखेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यही बात तो उसने आगे लिखी हुई है, पढ़ो तो सही क्या कहता है। ऑफन दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड वैल्यूएशन डिफिकल्टीज। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है स्टैंडर्ड को भी पता है, ठीक है। For example, it may be impractical to record receipt of contributed services where the NPO depends heavily on use of volunteers to provide services. लेकिन ये तो उसने कह दिया मसला हो सकता है और नहीं भी होता रिकॉर्ड, भाई जी हमें नहीं पता हम कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, ठीक है भाई ना करें, वॉलंटियर्स आए थे तो आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, आपका काम हो गया बस, ठीक है। आपने भी तो इनकम कहीं से लेकर भी इधर ही एक्सपेंस करना था, तो इनकम नहीं हुई, वो बंदे ही आ गए तो सर्विस दे गए बस, ठीक है, आपका एक्सपेंस भी नहीं किया आपने, कोई बात नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं वेयर कंट्रीब्यूटेड मटेरियल एंड सर्विसेज मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग देयर वैल्यू वुड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। कर लो तो अच्छा है, यूजर को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करें।